हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में रिजल्ट्स हैं काफ़ी चौंकाने वाले हैं, उस पर तनवीर आज़म जी के साथ चर्चा करेंगे। सर, काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश से। बीजेपी यहाँ पर 35-34 सीट पर है, सपा 35-34 सीट पर, ऐसे ही चल रहा है। कांग्रेस भी 10-11 सीट जीत रही है। तो ऐसा क्या हुआ इस बार की बीजेपी इतना ज़्यादा लॉस में है यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश के नतीजे बिल्कुल बेहद चौंकाने वाले हैं और इसकी कल्पना तो हम लोगों ने भी नहीं की थी, बीजेपी ने भी नहीं की थी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सपा ने तो बिल्कुल भी नहीं की होगी कि वो इतने सीटें जीत लेंगे। और ये तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है समाजवादी पार्टी का। मुलायम सिंह यादव जब थे तब भी समाजवादी पार्टी ने इतनी सीटें नहीं जीती थी। मुझे लगता है कि पिछले बार के दर्शकों को बता दूं कि जब पिछले बार चुनाव हुए थे तो 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं उसमें 62 सीटें बीजेपी की थी, 2 सीटें उनके जो सहयोगी अपना दल है उनकी थी, 1 सीट कांग्रेस की थी, 5 समाजवादी पार्टी और 10 बहुजन समाज पार्टी की थी। इस बार जो हमारे पास शुरुआती नहीं जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान ही अभी कहेंगे क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस नहीं किया है, उसमें वो साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी शायद बीजेपी से 2-3 सीटें ज़्यादा जीत के ले जाए। तकरीबन 40 पे जाके वो खत्म हो रही है और बीजेपी 30-32 के बीच में, कांग्रेस 6-7 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है और रायबरेली वो जीत चुकी है मोरलेस 4 लाख से वोट से तकरीबन। अमेठी से भी वो केएल शर्मा आगे चल रहे हैं तकरीबन 1.5-2 लाख, तो वो भी मोरलेस कांग्रेस जीत चुकी है। फतेहपुर सिकरी पे कांग्रेस आगे चल रही है, सहारनपुर में कांग्रेस आगे चल रही है। चौंकाने वाले नतीजे अयोध्या से आ रहे हैं, जहाँ अयोध्या से बीजेपी के लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी वाराणसी से जीते हैं, ये उनकी सबसे लोएस्ट मार्जिन है विक्ट्री, करीब 1 लाख का, करीब 1-1.25 लाख का मार्जिन है, और जो कि टारगेट 5 लाख का था। तो इससे आप ये समझिए कि किस तरीके की स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था इस टाइम पे, और जो कि कोई भी जिसको अंदाज नहीं लगा पाया। एग्जिट पोल तो बिल्कुल ही गलत साबित हुए। सारे एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को तकरीबन 70 सीटें दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस पे 2-3 फैक्टर काम कर गया। एक तो जो मोदी योगी फैक्टर पे बीजेपी बहुत ज़्यादा बैंक कर रही थी, वो शायद उस तरीके से नहीं चला जितना उनको उम्मीद थी। राम मंदिर का इशू भी उतना नहीं चला। अगर राम मंदिर का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा होता तो अयोध्या में बीजेपी की ऐसी हालत देखने को नहीं मिलती। उसके बाद ये भी हुआ कि बीजेपी के वोटर्स थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि वो तो आराम से जीत ही रहे हैं, और ऐसे नारे भी बीजेपी की तरफ से आए थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज में जब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव थे उसमें ये पाया गया कि बीजेपी के जो वोटर थे, जहाँ पे बीजेपी के जो बूथ जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ वोटर कम आ रहे थे और अपोजिशन के वोटर्स भर भर के निकल रहे थे। उसका नतीजा आप देखिए, वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। कैराना से इकरा हसन जीत चुकी है, सहारनपुर से इमरान मसूद आगे चल रहे हैं, नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद जो इंडिपेंडेंट लड़े थे वो जीत रहे हैं। तो इस तरीके से बीजेपी को काफ़ी सीटों पे नुकसान सहना पड़ रहा है। प्लस अखिलेश यादव ने जो अपना अलायंस बनाया, पीडीए, जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, वो भी कहीं ना कहीं जनता में कनेक्ट कर गया। और अखिलेश ने जिस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, इस बार बहुत स्मार्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया था उन्होंने। वो 17 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी थी, 63 सीटों पे वो लड़ रहे थे, लेकिन 63 सीटों में यादव जो थे, यादव केवल 7 सीटों पे ही थे। तो जो पार्टी ये समझ जाती थी कि यादवों की पार्टी है, तो उसने केवल यादव को 7 ही सीट दी। और ये भी कहते थे कि यादव और मुसलमान की पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने मुसलमान को भी केवल 4 टिकट ही दिए। बाकी टिकट उन्होंने जिस सीट पे जो कैंडिडेट अच्छा लगा या जो जातीय समीकरण फिट बैठा उसके हिसाब से दिया, और उसका ये रिजल्ट है कि आज वो इस स्थिति में है। कुछ सीटें ऐसी थी जहां मुसलमान कैंडिडेट देने के बाद वो सीटें बिल्कुल बीजेपी उनको पोलराइज कर देती थी, हिंदू मुस्लिम का एंगल लाके। इस बार अखिलेश को अपने पिछले एक्सपीरियंस में ये लगा होगा कि ये करेंगे ये, तो इसलिए उन्होंने वहां से मुसलमान कैंडिडेट नहीं खड़े किए, वहां से उन्होंने हिंदू जो दूसरे जात के जो ज़्यादा सीटें, जो ज़्यादा वोट बैंक था, उनको खड़ा किया। उनको ये लगा कि मुसलमान तो मेरे पीछे खड़ा हो ही जाएगा, और ऐसा हुआ भी। क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था। जैसे बहुजन समाज पार्टी, जो इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर थी, और कहीं ना कहीं ऐसा था कि वो चुनाव बहुत जोर से लड़ भी नहीं रही थी। मुस्लिम वोटर जो था वो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी को खड़ा हो गया, जबकि बहुजन समाज पार्टी में बिल्कुल नहीं खड़ा। एक उसमें ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कांग्रेस और इंडिया अलायंस था, उन्होंने स्टार्टिंग से ही एक ये नैरेटिव रखा कि अगर बीजेपी फिर से आई तो वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देगी और जो पिछड़ा समाज है उनके राइट्स यहाँ से लिए जाएंगे। तो क्या बीएसपी का जो वोटर था, तो इस वजह से क्या वो एसपी को बिल्कुल देखिए, ये जो नारा दिया, और फिर बीजेपी के 3-4 लीडर ने ये जो बोल दिया कि हमें 400, लल्लू सिंह भी उनमें
में से एक है बाय द वे, कि अगर हमें इतनी सीटें मिल जाएंगी 400 से ज़्यादा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। विपक्ष ने इसको इस तरीके से लिया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बदलना चाहते हैं कि ये रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मसला है, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान में। अब क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जो पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा जो वर्ग है वहाँ उनको ऐसा ये मैसेज गांव-गांव तक चला गया है। ऑपोजिशन ने इसको एम्पलीफाई किया और इस बार बहुत इस एजेंडे को सेट कर दिया। 10 साल को चुनाव, 10 साल हो गए, 2 लोकसभा हमने देखी, तीसरा था, फिर उसके बीच में विधानसभा के 2 बार चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में। हमने कभी नहीं देखा कि अपोजिशन नैरेटिव सेट कर रहा है, हमेशा बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी और अपोजिशन को कैचअप करने में ही लगा रहता था। लेकिन इस बार इन्होंने उल्टा कर दिया और बीजेपी को तो 2-3 फेज इसमें ही निकल गए कि वो सफाइयां ही देते रहे। बाद में वो थोड़ा अग्रेसिव हुए, लेकिन वो फिर मुसलमान आरक्षण का लेके आ गए, मंगलसूत्र और मटन मछली, वो माँ पे ही टिके रह गए। लेकिन वो वोटरों को आई थिंक वो सारे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। और आरक्षण की बात तो है क्योंकि मायावती कमज़ोर पड़ रही थी, तो मुझे लगता है बाकी ये डेटा जब आएगा, जब एनालाइज करेंगे हम लोग, लेकिन हाँ जो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूर्वांचल में खास के पूर्वांचल में मायावती की अच्छी पकड़ थी और वेस्टर्न यूपी में मायावती की अच्छी पकड़ थी। कहीं ना कहीं इन जगहों पे जो उनका जो वोट बैंक है, जो डाटा बैंक वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं यादवों की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। और क्योंकि वो इस बार जो यादव का एक एग्रेसिव जो कैंपेनिंग होती थी, यादवों ने उसको सबड्यूड रखा, तो जो नॉन यादव जो ओबीसी वगैरह वहाँ पे हैं उनको भी ऐसा लगा कि मतलब ठीक है हम इनके साथ जा सकते हैं और मुस्लिम वोट के साथ ये मिलके एक बहुत विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया। और इसकी वजह से बीजेपी को मुझे लगता है बहुत बड़ी मतलब हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के लिए जो अच्छी चीज़ थी वो ये कि प्रियंका गांधी ने अगर जिस तरीके से कैंपेनिंग की, खासकर अमेठी और रायबरेली देखिए, रायबरेली कांग्रेस के लिए एक आसान सीट थी। पिछले बार भी सोनिया गांधी वहां से 1,67,000 से जीती थी और इस बार राहुल गांधी और पूर्ण बहुमत, बिल्कुल। और अमेठी जो थी वो कांग्रेस की पिछले बार राहुल गांधी हारे थे, तकरीबन 55,000 वोट से हार गए थे। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका ने वहाँ पे कैंपेनिंग करी दोनों सीटों पर, और आज नतीजा हमारे सामने है। प्लस प्रियंका का एक वो भी रहा कि वो फतेहपुर सीकरी वाली सीट पे भी गई, वहाँ भी कैंपेनिंग करी। बनारस का जो आप देख रहे हैं, लास्ट में प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव ने वहाँ पे रोड शो किया, बहुत भीड़ आई थी उस रोड शो में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उसको देख के ऐसा लगा था कि अच्छा यहाँ पे कुछ हो सकता है। अगर वहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं होते तो ये सीट भी बीजेपी हार जाती। वो तो मोदी थे कि वो तकरीबन 1-1.25 लाख वोट से जीत गए। सोचिए मोदी जैसे लीडर को इतना लो मार्जिन पे लाना, ये भी अपने आप में एक जीत है। तो ये सब फैक्टर हैं जो मतलब कंक्लूड करने से पहले मुझे लगता है ये सारे फैक्टर थे जो उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक के लिए काम कर गए और बीजेपी यहाँ पे पिछड़ गई इस बार। तो ये एक बीजेपी के लिए डेफिनेटली बिल्कुल वेकअप कॉल है उनको। दे शुड गो बैक टू देयर ड्राइंग बोर्ड एंड दे शुड थिंक ओवर दिस। तो यूपी में फाइनल रिजल्ट्स क्या होंगे ये आपको कुछ समय बाद ही पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए आप डीएनए के वीडियोस को देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड।